हेलो, कैसे हैं बच्चों आप लोग। वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल दैट इज A to Z फिजिक्स ट्यूटोरियल। बच्चों आज इसमें थोड़ा अलग तरह के कॉन्सेप्ट देखने वाला है। अभी फोर्स से थोड़ा और आगे चलेंगे और आज इसमें देखेंगे कि फोर्स का जो फोर्स आ रहा है ये बेसिकली एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बॉडीज कॉन्टैक्ट में भी नहीं है तो भी इनके बीच में फोर्सेस किस तरह से लगते हैं। तो इस बात को ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी उस समय कि इस बात को लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि जब दो चार्जेस कांटेक्ट में नहीं है तो भी उनके बीच में किस तरह का फोर्स कैसे फोर्स लग सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वन ऑफ द जीनियस माइंड्स केम एंड हिज नेम वाज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे सॉल्व दिस पजल। ही सेड दैट जो माइकल फैराडे ने पजल को सॉल्व किया था, माइकल फैराडे जो थे उन्होंने ये कहा कि हर चार्ज, ये जो चार्ज है, अब अगर ये चार्ज इस चार्ज पर किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इस पर इस चार्ज को जिसमें फोर्स लग रहा है जो कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर टच भी नहीं करते। तो इसी बात को समझना बहुत डिफिकल्ट है कि जब बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है तो कैसे फोर्स ट्रांसफर होता है। इस बात को हम केवल एक ही मेथड से समझ सकते हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि ये चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस को कुछ कैप्चर कर लेता हो, अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाई कर देता हो, और जब ये अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाई कर देता हो तो डेफिनेटली स्पेस में कुछ तो फेंकता ही होगा, तभी तो स्पेस मॉडिफाई हो जाता है। यस और नो? वो अपने चारों तरफ के स्पेस में कुछ तो स्प्रेड कर रहा है तभी तो वो मॉडिफाई कर सकता है। तो अपने स्पेस में क्या फेंक रहा है, तो वो फेंक रहा है लाइंस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस अपने चारों तरफ को थ्रो कर रहा है और जिस वजह से उसके चारों तरफ का जो स्पेस है वो एक बिल्कुल नए प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट कर लेता है जो कि उसमें पहले से नहीं था, तो उसमें नई प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती हैं। तो इस तरह का जो रीजन उसके चारों तरफ बच्चों बनता है, ये इस रीजन में इस चार्ज का डोमिनेंस होता है, और जब इस चार्ज का डोमिनेंस होता है तो इस रीजन में अगर कोई चार्ज बाहर से आए तो डेफिनेटली वो चार्ज इससे इंटरैक्ट करेगा, इस फील्ड से इंटरैक्ट करेगा। तो ये जो रीजन इसकी चारों तरफ निर्माण हुआ है, बना है, इसी को हम बच्चों कहते हैं फील्ड। और ये फील्ड किसके द्वारा बच्चों पैदा हुई है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस निकलने की वजह से प्रोड्यूस हुई है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस है और ये इलेक्ट्रिक लाइंस मिलकर इस फील्ड की रचना कर रही है। इसलिए जो रीजन हो गया ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इसको क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ चार्ज मोशन में नहीं, यहाँ चार्ज स्टेशनरी है, इसलिए ये फील्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहलाएगी। ठीक है। अब ये जो चार्ज आया यहाँ, जब चार्ज आता है यहाँ पर, जब कोई चार्ज इस फील्ड में एंट्री करेगा तो क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इसके पास में भी कुछ हो सकता है, ये छोटा ही चार्ज क्यों ना हो लेकिन है तो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो उसके पास में कोई इलेक्ट्रिकल फिनोमेना इसके पास में भी है, तो इसके चारों तरफ भी इसी तरह की फील्ड बन रही है। ये भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है। अब ये जो फील्ड है जब आएगी, जब दोनों चार्ज की तरफ बढ़ेगा तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगी। ये दोनों फील्ड एक दूसरे से अगर इंटरैक्ट करेगी इस रीजन पर, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पर एक डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगा, या हम लोग थोड़ा हायर स्केल पर अगर जाके बात करें तो ये वेव्स तरफ हो जाएगी, जिसको हम क्वांटम फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब चार फील्ड आपस में इंटरैक्ट करती है तो इंटरैक्शन जो यहाँ पर हो रहा है वो इन फील्ड के थ्रू होता हुआ इस चार्ज तक पहुँचता है और इस चार्ज से तो होता हुआ यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है। और इस तरह से दो चार्ज एक दूसरे से अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। इनके बीच में एक तरह का यहाँ पर नॉन इनविजिबल जो एरिया हमको दिखाई पड़ रहा है, इसके बीच में कुछ विजिबल नहीं है, लेकिन इस रीजन में क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो माइकल फैराडे के समय पे ये कहा, माइकल फैराडे, देयर मे बी सम इमेजिनरी स्पेस, दैट इमेजिनरी फील्ड्स, charge particle may be sending some imaginary field around it, and that electric field is responsible for that interaction between the charges. लेकिन आज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये उस समय एक इमेजिनेशन थी, लेकिन आज बच्चों ये सच्चाई है। इसी को हम आज वर्चुअल पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। जब चार्जेस इंटरैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में तो ये वर्चुअल पार्टिकल्स, इसी को वर्चुअल फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो वो तो खैर हायर बात है, लेकिन हमको यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्री लेवल में पढ़ना है। तो बेसिक एलिमेंट्री लेवल पर हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब दोनों की फील्ड एक दूसरे से टकराएगी तो इस टकराने की वजह से, इस इंटरैक्शन की वजह से दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये इस पर बच्चों फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्या बात सबको समझ में? तो फील्ड क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? तो फील्ड क्या है? फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज। फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इफ एनी चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम एक्सटर्नल, फ्रॉम आउटसाइड, within the field it will be either attracted or repelled। एक रीजन है चार्ज के चारों तरफ, जहां उस रीजन को किसने कैप्चर कर लिया है? उस रीजन को इस चार्ज ने कैप्चर कर लिया है। समझे कि नहीं? A region around a charge, a region around a charge, if any external charge is brought within that region, it will be interacted। दैट इज इंटरेक्शन का मतलब ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और ये रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की चार्ज की पोलैरिटीज क्या है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये समझ में है। अब हम इसकी इंटेंसिटी को डिटरमिन कर लेते हैं कि अरे ये जो फील्ड है, ये फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। ठीक है, इस फील्ड की स्ट्रेंथ को नापने के लिए, किसी भी चीज की स्ट्रेंथ को नापने के लिए उसे इंटरैक्ट करना पड़ेगा। अनलेस अनटिल वी डू द इंटरैक्शन वी कैन नॉट डिटरमिन द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ दैट फील्ड। सो फॉर दैट वी हैव टू ब्रिंग एन एडिशनल पार्टिकल। बाहर से हमको एक पार्टिकल लाना पड़ेगा। तो जिस पार्टिकल को, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लेके आएंगे, देखिए उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपका चार्ज है, इसने चारों तरफ अपने एक फील्ड को स्प्रेड किया है। ठीक है, हम किस में इंटरेस्टेड है कि इस चार्ज ने अपने चारों तरफ जो फील्ड स्प्रेड किया उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए मैं एक चार्ज बाहर से लाता हूं, ये चार्ज बाहर से आ रहा है। ओके, अब इस चार्ज को लाके मैं यहां पे रख देता हूं। ये चार्ज आया और इस चार्ज को मैंने, इस चार्ज को यहां पे लाके रख दिया। ठीक है, जिस चार्ज को मैंने इस फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए लाया है, इसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। यहां पर हमारा जो Q नॉट है वो क्या है बच्चों, इसको कहेंगे टेस्ट चार्ज। और जो चार्ज की फील्ड को हम मेजर कर रहे हैं, हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इस चार्ज की फील्ड में इंटरेस्टेड है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बच्चों आपका सोर्स चार्ज। अब इस चार्ज को मैंने r डिस्टेंस पर लाके रख दिया। जैसे मैं इसकी फील्ड में इसको लेके आऊंगा, डेफिनेटली ये चार्ज इससे इंटरैक्ट करेगा बच्चों और इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, हमको पता है ये रिपल्सिव फोर्स होगा, इट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अब हम लोग कूलम्स लॉ से जानते हैं, कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम Coulomb's law we can determine this force F is equal to बच्चों कितना, 1/4 pi epsilon naught capital Q small q upon r square। This is my equation number 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं और ये मीडियम इज अ व्हाट, इज अ एयर एंड वैक्यूम और फ्री स्पेस, इसलिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसकी फील्ड कैसे मेजर करेंगे? ऑफ कोर्स अगर मैं किसी चीज से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन हो लगेगा तो मेरे समझ में क्या आएगा, अरे यार सामने चीज वाली जो है बहुत स्ट्रांग है,
फॉर एग्जांपल आपने किसी वायर को टच कर लिया और आपको बहुत तेजी के साथ शॉक लगा, तो इसका मतलब क्या, उसमें ज्यादा करंट या ज्यादा वोल्टेज फ्लो हो रहा है। अगर आपने किसी वायर को टच किया, इंटरैक्ट किया उससे और आपको कम करंट लगा और कम शॉक, इसका मतलब क्या है, उसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू कम है। सो इफ योर इंटरैक्शन फोर्स, अगर आप जो इंटरैक्ट कर रहे हैं अगर वो बहुत स्ट्रांग है, तो सामने वाले की चीज के बारे में मेरा कंक्लूजन क्या निकलता है, अरे बहुत स्ट्रांग है। अगर वीक हो गया तो काफी वीक है। अगर मेरे को कम चीज फील हो रही है तो मतलब वहां पर क्या है, वो करंट और वोल्टेज वीक। उसी तरह से अगर ये फोर्स ज्यादा है, अगर ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो मेरा कंक्लूजन क्या होगा, अरे भाई इस चार्ज में तो बहुत स्ट्रांग फील्ड डिसिपेट करते हैं। अगर इस फोर्स की वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली ये चार्ज बहुत वीक होगा। इसलिए इस फोर्स के बेस पर यहां पर हम लोग फील्ड की इंटेंसिटी डिटरमिन करेंगे। इसलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां पर, डेफिनेशन हम लोग डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस पॉजिटिव चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज हमने रखा है, इस टेस्ट चार्ज पर ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई कर रहा है, अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर फोर्स वीक है तो फील्ड की वैल्यू भी कमजोर है। तो इस फोर्स की बेसिस पर हम मेजरमेंट ले रहे हैं और किस पर ये चार्ज, किस पर ये फोर्स लग रहा है, एफ नॉट। तो ये हमारी डेफिनेशन बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों, क्या पॉइंट है कि ये भी जो चार्ज है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है। और अगर ये चार्ज की स्ट्रेंथ इस चार्ज की स्ट्रेंथ के बराबर हो गई तो ये चार्ज इस फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा मेजरमेंट में ये होता है कि विद द मिनिमम इंटरैक्शन, आपको मिनिमम डिस्ट्रक्शन करके उसमें से मैक्सिमम निकालना होता है। आपको कम से कम चीजों को डिस्टर्ब करके उस रिजल्ट को मैक्सिमम पीक लेवल, अच्छे लेवल पर, मैक्सिमम लेवल पर लेके आना होता है। यानी हमको फोर्स की वैल्यू जब हम इंटरैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली इसको डिस्टर्ब करेंगे और बिना डिस्टर्बेंस के इसका मेजरमेंट लिया नहीं जा सकता। इसलिए हमारी कोशिश क्या होगी, चीजों को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। इसलिए कम से कम डिस्टर्ब करने के लिए हम लोग इस चार्ज की मैग्नीट्यूड को छोटा से छोटा लेंगे। इसलिए इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, एक्चुअली में here q naught is very small, so q naught is very small, so q naught is tending to 0, so therefore electric field is equal to limit q naught tends to 0 with force upon charge। इस तरह से ये आपकी एक्चुअल डेफिनेशन। बट फॉर प्रैक्टिकली, फॉर नॉर्मली हम लोग जब प्रॉब्लम्स के लिए चलते हैं, हम इस लिमिट को हटा देते हैं और हम लोग मान के चलते हैं, यहाँ पर हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं, चार्ज चलो छोटा है, चार्ज है स्मॉल। नाउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हुआ कितना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। दिस माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिकॉज दिस फोर्स इज अलोंग विद दिस आर, दिस इज माय रेडियस वेक्टर, सो दिस इज माय डिस्टेंस यहाँ पर। तो ये फोर्स किसकी तरफ है, आर वेक्टर की तरफ है। तो इसको मैंने अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग 1 into ये कितना होगा बच्चों, E इज इक्वल टू, E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन Q नॉट। अभी वैल्यू 1 वाले सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, ये कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल स्मॉल यहाँ पर, दैट इज r स्क्वायर, r यूनिट वेक्टर। अब इसी Q नॉट से Q नॉट कैंसिल होगा, ये कितना हो गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, r यूनिट वेक्टर। ये है हमारा जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी। ये हमारा किसका फॉर्मूला था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इससे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए तो मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में निकाल सकता हूं। तो जिसमें ये 1 अपॉन 4 पाई बाहर हो जाएगा, कैपिटल Q r स्क्वायर और ये r यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर वी नो दैट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R स्क्वायर। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या दिखती है, हमारा जो फोर्स था देखो बच्चों, वो दोनों चार्जेस पर डिपेंड करता था, कैपिटल Q और स्मॉल q। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो टेस्ट चार्ज पर नहीं डिपेंड कर रही है, वो किस पर डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज। सो हियर फर्स्ट E depends on magnitude of test charge. Second, E is inversely proportional to R square. इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि अगर आप इस चार्ज को दूर लेके गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ती चली जाएगी, और अब इसके नजदीक जितना जाएंगे फील्ड उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसको मैं जितना अपने सोर्स के जितना नजदीक जा रहा हूं, जैसे हम सन के पास जाए तो हीट बढ़ती चली जाएगी, और सन से जितना दूर जाएंगे वहां पर हीट उतनी हमको कम लगेगी। इस रेडिएशन का स्ट्रेंथ उतना ही वीक हो जाएगा, और सन के जितना नजदीक जाएंगे रेडिएशन का स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ता चला जाएगा। उसी तरीके से अगर इस सोर्स के नजदीक जितना बढ़ूंगा फील्ड E की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जितना दूर जाऊंगा E की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। सो इफ यू प्लॉट E R simple form goes like this. इस तरह से इसकी ठीक है, ये आप लोगों को बच्चों समझ में आया। देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी था, क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट है जो हमको चार्जेस कांटेक्ट में नहीं है तो भी उनके बीच में किस तरह का फोर्स है, इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं था, और ये हमको रास्ता दिखाया माइकल फैराडे। सो थैंक्स टू मिस्टर माइकल फैराडे for this giving great concepts to us, and हमारे ऊपर तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये बहुत अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आया होगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसको कमेंट में लिखिए और आप भेजिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज के दिन हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज एंड सुपर पोजिशन ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, और तब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू you all for watching my videos. Thank you so much once again.